जनरली कवर करने वाले, उससे पहले आप लोग तरफ से एक मैसेज जिससे कंफर्म होता है कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो में रिप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, तो हम लोग देखिए इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले रहेंगे और बहुत सिंपल एंड लॉजिक वे में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग का सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, एंड देन स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, एंड देन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट कंप्लीट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पॉलीमर भी कंप्लीट करेंगे, एंड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, एरिन एरोमेटिसिटी भी कंप्लीट करेंगे। जो बचेगा आपका नेम रिएक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, अदरवाइज एक अलग क्लास लेंगे जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और नेम रिएक्शन को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी और नेम रिएक्शन। फिर से मैं बोल रहे 100% नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका सिलेबस में जो है 3-4 टर्म जो दिया हुआ है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सारे टर्म्स अगर आप जब केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे और एक बॉन्ड ऑर्डर, आप जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाएंगे, उस लेक्चर का लास्ट में जाएंगे, तो ये सारे चीज को डिस्कस किया हुआ है। सेम चीज यहाँ भी है, उसके बावजूद भी हम ओवरव्यू थोड़ा सा 5 मिनट्स दे देते हैं, ताकि जो है आपको ऐसा ना लगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें पढ़ना है। जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है वही सेम चीज यहाँ पढ़ना है। देखिए, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2 है, sp3 है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो लॉजिक वाइज आपको भी पता होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, sp, sp2 और sp3, जनरली 3 यूज होता है। इसका कहने का मतलब है एक s और एक p ऑर्बिटल से बना हुआ है sp, एक s और 2 p से बना हुआ है sp2, और एक s और एक 3 p से बना हुआ है sp3। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन में कैसे पता चलेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए पाई बॉन्ड इस जिस कार्बन का निकाल रहे हैं वहां पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक कार्बन की केवल बात कर रहे हैं, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इस कार्बन से कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। हाँ, तो सिंपल सा जो हर जगह पे काम आता है, लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर जोड़ो, है ना। तो लॉन सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या होता है sp, 3 के लिए क्या होता है sp2, 4 के लिए क्या होता है sp3। या तो दूसरा तरीका क्या होता है, लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना होगा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसका sp हो गया। इस कार्बन पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, sp2। तो हाइब्रिडेशन तो सिंपल है, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडेशन क्या है, किस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन है वो निकालना। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल ये काम आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड जहाँ पे 2 है sp होगा, 1 है sp2 होगा, जहाँ 0 है वो sp3 होगा। या तो आप इससे देख सकते हैं, ये हमेशा हर जगह पे काम आएगा, लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उस अनुसार से ये हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, ये अगर ऑल डिटेल में जाएंगे तो s में, p में, d में, यहाँ 1 पुट करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, p में कितना होता है 1 से 3, और d में मैक्सिमम कितना 1 से 5। ठीक है, इस तरह से पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 है तो एक में s और p में 1, अगर मेरे पास 3 है तो क्या होगा sp2, अगर मेरे पास 4 है तो क्या होगा sp3, फुल हो गया तो 5 है क्या होगा sp3d। तो हाइब्रिडेशन आई होप कि सभी को बहुत आसानी से आता होगा और निकालने भी आता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 चीज समझना है। क्या क्या 2-3 चीज समझना है हाइब्रिडेशन में, देखिए जैसे मान लीजिए sp है,
sp2 है और sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा sp का, फिर sp2 का, ये sp3 का। साइज किसका ज्यादा होता है? साइज आपका sp3 का ज्यादा होगा, फिर sp2 का ज्यादा होगा, फिर sp का होगा। ठीक है, ये आपको ये ऑर्डर आपको काम आएगा बहुत ज्यादा। साइज किसका ज्यादा होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्यादा होगा। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका ज्यादा होगा? तो sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल तो अप्रोक्स यहाँ पे 180, सॉरी sp, sp2 एंड sp3, यहाँ पे लगभग कितना 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 109 डिग्री, इतना के आसपास बॉन्ड एंगल होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये आपको इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है वो जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता ऑर्गेनिक में, कि इस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, वो इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आप जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ये सारे चीज का लॉजिक बताए कैसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो चीज है ये आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp, sp2, sp3 यूज होने वाला हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp है, फिर sp2 है, फिर sp3 है। साइज अगर देखें सबसे बड़ा क्या है? sp3 है, फिर sp2 है, फिर sp है। एंगल देखें तो sp का एंगल ज्यादा होता है। इसी में अगर देखा जाए s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर, s कैरेक्टर तो किसका होगा? sp का, फिर sp2 का, फिर कितना sp3 का। ऐसा क्यों? देखिए एस कैरेक्टर मतलब क्या, इसमें से एक एस है, टोटल कितना है? एक और एक दो है, इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50%। इसी तरह से एस इसमें कितना है? sp2 में एक, टोटल कितना है? दो और एक तीन, इंटू 100 इजिकल टू कितना? 33.3%। इसमें एस कितना है? एक, टोटल कितना है? तीन और एक चार, इंटू 100 मतलब कितना है? 25%। इस तरह से एस कैरेक्टर निकालते हैं। तो ये आपको हाइब्रिडेशन में पता होना चाहिए। दूसरा रहे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारा चीजें जो है आप जाकर के केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हम, एक है इंक्लूजन कंपाउंड और क्लेथरेट कंपाउंड, है ना। इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इंक्लूजन कंपाउंड और क्लेथरेट कंपाउंड में। मतलब मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होता है एक्चुअली। ठीक है, इंक्लूजन कंपाउंड, या तो फिर इसको बोल रहे क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स, देखिए दोनों एक्चुअली एक ही टर्म्स, एक ही टाइप का कंपाउंड है, बस अलग अलग नेम है। इंक्लूजन कंपाउंड्स और क्लेथरेट कंपाउंड में एक लॉजिक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना। तो कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आया, आपके घर है ये, ठीक है, कोई इंसान आया और यहाँ आया, तो उसके चारों तरफ इन जनरल देखा जाता है कि उसके चारों तरफ लोग आराम से बैठ करके बातें करते हैं, है ना। तो जो घर वाले जितना लोग हैं वो होस्ट कर रहे हैं, और उसके बीच में आकर के जो बैठा है वो गेस्ट है, गेस्ट है। ठीक है, तो एक ऐसे कंपाउंड जिसमें एक लार्ज स्ट्रक्चरल कंपाउंड जो है, होस्ट क्या होता है? लार्ज, और गेस्ट क्या होता है? स्मॉल। यह छोटा छोटा टर्म है, आपसे पूछा जाएगा कि क्लेथरेट कंपाउंड में कौन सा बड़ा होता है, होस्ट या गेस्ट? किसकी क्या होता है कि डेफिनेशन पूछा जाएगा। ए कंपाउंड इन विच ए लार्ज स्ट्रक्चरल होस्ट कंपाउंड या कंपाउंड बाइंड, या जिसके अंदर है ये कैविटी, जिसके अंदर कैविटी होता है जहां पे ये बाइंडेड रहता है। एक कैविटी मतलब जगह होता है जहां पे ये रहता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मतलब समझिए कि एक होस्ट लार्ज स्ट्रक्चरल कंपाउंड के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है, वहां जाकर के एक गेस्ट, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं गेस्ट, और लार्ज जो होता है वो होता है होस्ट। और वो उससे जो दोनों को मिला हुआ जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट कंपाउंड।
तो पहला यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि पहला डेफिनेशन, दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि लार्ज कौन होता है ना, होस्ट या गेस्ट, तो होस्ट होता है। स्मॉल कौन होता है, तो गेस्ट होता है, ठीक है। कैविटी, कैविटी में कौन होता है, तो गेस्ट होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर इसके बीच कौन सा बॉन्ड है। आपको समझ में आ गया, गेस्ट है और एक होस्ट हो गया, इसके बीच कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट। यहाँ पे जो है आपका वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तीसरा कोई क्वेश्चन बनता है कि होस्ट और गेस्ट के बीच जो है कौन सा फोर्स, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो आपका होता है यहाँ पे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए होस्ट। देखिए गेस्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, होस्ट में तीन नाम जो है बहुत फेमस है ना। होस्ट, एग्जाम्पल ऑफ होस्ट, कौन कौन सा एग्जाम्पल फेमस है, वो तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। आपका पहला एग्जाम्पल कैलिक जरीन, ठीक है, या तो फिर इसी, या दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मल डिहाइड एरीन रेजिन। आप देखे होंगे जब बेकेलाइट बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल के बीच जो है एक लार्ज नोवेलेक बनता है। जब लार्ज बनेगा मतलब वो अगर सर्कल हो जाएगा, थोड़ा सा अगर जो पॉलीमर पढ़े होंगे याद होगा, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होता है, मतलब फेनॉल मतलब एरीन, एरीन, फॉर्मल्डिहाइड एरीन्स रेजिन, तो एरीन्स मतलब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, उसके जो नोवेलेक जो बेकेलाइट का जो एक लेयर बनता है, अगर मान लो एक लेयर सर्कल बन जाए तो ये होस्ट के जैसे काम करेगा। या तो बेकेलाइट ही ले लो, अगर बेकेलाइट में छोटा छोटा बीच में स्पेस होता है, उसके बीच में कोई स्मॉल पार्टिकल्स जो है जैसे छोटा सा पैरेडिन हो गया, ऐसा ट्रैप हो सकता है, तो उसके जो थ्रू जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे इंक्लूजन कंपाउंड। तो तीसरा जो है वो आपका है साइक्लोडेक्सट्रीन, साइक्लोडेक्सट्रीन, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है जियोलाइट। देखोगे जियोलाइट भी एक लार्ज क्रिस्टल होता है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लार्ज क्रिस्टल होता है जिसमें एल्यूमिनियम जो है कहीं कहीं पे होता है। तो वो भी लार्ज क्रिस्टल में अगर मान लो जैसे एक जाला है, ऐसे समझिए जो मछली मारने वाला जाला होता है ना, जैसे जाला है, ऐसे जाला है। अब उस जाले के अंदर अगर एक इंसान को अगर बीच में डाल दे तो ये पूरा जो जाला हो गया वो होस्ट कहलाएगा, और जो बीच में अगर उसको जो कवर करके रखेगा वो हो गया गेस्ट। तो ओवरऑल हो जाएगा इंक्लूजन कंपाउंड। तो तीन आपको ये जियोलाइट जो है वो आपको याद रखना है, सॉरी तीन होस्ट मॉलिक्यूल्स आपको कम से कम याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। इतना कम से कम याद करके जाइए, इतना कम से कम पढ़ के जाइए। उसके बाद क्लेथरेट कंपाउंड भी ऐसा ही है। देखिए इंक्लूजन कंपाउंड, क्लेथरेट कंपाउंड, जैसे पहले क्लेथरेट कंपाउंड के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में क्लेथरेट को इंक्लूजन कंपाउंड का एक टाइप बताया गया, है ना। जैसे यूनिट सेल कैसे होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसी तरह से क्लेथरेट कंपाउंड एक सेम है, लेकिन इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे क्लेथरेट में। क्लेथरेट का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका इंक्लूजन कंपाउंड, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इतना ही, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप बहुत बोरिंग चीज है ये, लेकिन उसको हम इजी वे में हम तो समझाना चाह रहे हैं। कम से कम इतना आप याद करके जाइए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर जैसे क्लेथरेट कंपाउंड हाइड्रेटेड, नॉन हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड में फिर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें उतना नहीं जाना है, ठीक है। आपको बस इतना जानना है कि क्लेथरेट कंपाउंड हो या इंक्लूजन कंपाउंड हो, आपका डिफिनेशन सेम है कि एक लार्ज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स जो है होता है,
जिसके एक बीच में कैविटी में एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रैप होता है, उसमें होता है, उसको मिला करके जो कंपाउंड होता है वो होता है क्लिटरेट कंपाउंड। जो लार्ज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स होता है वो होस्ट होता है, जो स्मॉल होता है वो गेस्ट होता है। स्मॉल और लार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। होस्ट का जो एग्जांपल्स है, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग है, डायरेक्ट पूछ जाएगा इंक्लूजन कंपाउंड्स, जिसको एक इंक्लूजन कंपाउंड्स में भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये होस्ट है, होस्ट में आपका गेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेस्ट फिक्स नहीं होता है। एक लार्ज क्रिस्टल ढूंढना मुश्किल है, स्मॉल क्रिस्टल ढूंढना मुश्किल नहीं है, इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स में ये चार एग्जांपल जो है वो मोस्ट कॉमन जो है होस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में, होस्ट क्रिस्टल के रूप में आपका यूज होता है। आपको याद रखना है कैलेक्जेरिन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एरिन्स, रेजिन एंड साइक्लोडेक्सट्रीन और जियोलाइट, ये चार एग्जांपल है। हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कौन सा इंक्लूजन कंपाउंड है, आपका इस तरह से ऑप्शन रहेगा, उस अनुसार से आप इसका आंसर दे पाएंगे। आई होप कि आपको एक सिंपल वे में क्लेथ्रिन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपका मर्जी, लेकिन कम से कम इतना जानना चाहिए। एस या नो में रिप्लाई करेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखिए जहां जहां थोड़ा सा न्यू टॉपिक आएगा थोड़ा सा वहां धीरे धीरे करेंगे, जहां जहां पुराना टॉपिक आएगा वहां थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। चलिए सभी को समझ में आ गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे वो आएंगे इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इफेक्ट कहने का मतलब ये है, चार इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकेंड जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आप इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड जो है हाइपर कंजुगेशन, या तो फिर इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको इफेक्ट क्यों बोलते हैं, इसको बात से समझिए पहले। एक्चुअली करता क्या है, देखिए आपको एक बार बीच में बता दूं, थोड़ा सा कहीं कहीं टाइम लगेगा, आपका टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखेंगे 6 to 8 आवर्स का क्लास में आपको आउटपुट ज्यादा मिलेंगे। कभी कभी लगेगा आपको कि ये तो हम जानते हैं फिर क्यों देख रहे हैं, है ना, तो वहां पे आपको पैसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग ड्यूरेशन में देखा जाए, ठीक, जब आप 5 to 6 आवर्स में देखेंगे अच्छा इतना चीज कवर हो गया, इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए। 5 to 6 to 7 आवर्स में हम लोग पूरा ऑर्गेनिक लगभग जितना हम लोग प्लान किए लगभग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बस केवल थक ना जाए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जैसा होना चाहिए अगर वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई डांस करने गया, अगर वो डांस नहीं कर पा रहा है, तो डांस करने की जगह पढ़ाई करने लगा, क्या बोलोगे, पागल है। अगर कोई सिंगिंग करने गया, स्टेज पे गया और वो सिंगिंग करने के बजाय डांस करने लगा, तो पागल है, मतलब उसमें कुछ इफेक्ट है ना, मेंटल केस है कुछ। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम फिर डांस करने लगे, तो फिर मैं मेंटल केस में चला जाऊंगा, है ना। कहने का मतलब जो होना चाहिए उससे अगर कुछ डिफरेंस हो गया है तो वहां पे कोई इफेक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली माना जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ज्यादा शिफ्ट हो गया,
इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा शिफ्ट हो गए ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, उस कंपाउंड में इफेक्ट हो गया है। किसके कारण इफेक्ट हुआ? जैसे मान लो कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो पोस्टिंग मेरा हैदराबाद में नौकरी, अगर मेरा को पोस्टिंग कर देता है रांची, तो मेरा क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर वर्ड यूज हुआ। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट या ट्रांसफर हो जाता है तो उस फेनोमेनन, इस इफेक्ट किसी एक कारण के चलते होगा। तो इंडक्टिव के चलते होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस के चलते होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, जैसे ट्रांसफर भी बहुत तरह का होता है, पब्लिक ट्रांसफर, ऑन इंटरेस्ट ट्रांसफर, ठीक है, फैमिली कंडीशन कुछ के कारण ट्रांसफर, तो उसका सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी नेम है, जैसे पब्लिक के अकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो उस तरह से अलग अलग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग से नाम रखा गया है कि अगर इंडक्टिव के अकॉर्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इंडक्टिव, रेजोनेंस के कारण तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन के कारण तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर इंडक्टिव क्या है। मतलब ये चारों का चारों अगर सामूहिक करेंगे तो ये इसका काम है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाना, मतलब ट्रांसफर करवाना, शिफ्ट करवाना। मतलब किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस तरह से इन जनरल लाइफ में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत बहुत साधन है, जैसे बाइक है, कार है, ट्रेन है, फ्लाइट है, साइकिल है, मतलब अलग अलग चीजें जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। उसी तरह से एक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट या ट्रांसफर करने के लिए जो आपका चार तरीका होते हैं, इसी चार तरीका से कंपाउंड के अंदर, देखिए हम कंपाउंड के बाहर नहीं बात कर रहे, कंपाउंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ट्रांसफर होता रहता है। ये चारों चीज को समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ टाइम लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एसिडिटी, स्टेबिलिटी, सारा चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज एक एक करके हम समझते हैं। जैसे इसको यहीं रहने देते हैं और एक साथ हम कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, देखिए इंडक्टिव एक साथ कोशिश करते हैं, इंडक्टिव, फिर रेजोनेंस, और फिर हाइपर कंजक्शन। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि किस चीज को कब यूज करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो धोखा। जैसे मान लो एक रियल लाइफ में हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान का ट्रांसफर करना है, तो हमें बुद्धि होना चाहिए ना कि किस समय किसको लेंगे। भाई आपको रांची से अगर हैदराबाद को सामान को लाना है, साइकिल पर डालकर लेते आ जाओगे तो फिर तो हो गया, है ना। अगर मान लो घर के सामने वाला दुकान से बिस्किट लाना है और एयर, तो बुक करोगे टिकट, फ्लाइट टिकट, तो फिर तो मेंटल केस ही हो गया। बोलोगे ना लाने जाने ले जाने आने के लिए तो फ्लाइट यूज होता है, फ्लाइट जल्दी यूज करते हैं हम, तो फिर साइकिल से क्यों जाएंगे? जल्दी जाना है, जल्दी लाना है तो फ्लाइट से, इसलिए हम देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी बोलता है कि फ्लाइट से जल्दी आना जाना होता है, अब उसी अकॉर्डिंग से सामने 1 किलोमीटर जाकर राशन लाना है, उसके लिए आप फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। बोलेगा क्यों बुक कर रहे हो? हम अरे फ्लाइट पढ़े थे, बहुत जल्दी आना जाना हो जाता है फ्लाइट से। लेकिन ये चीज मेंटल केस हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली सोचने से थोड़ा लगेगा क्या आप मजाक कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है, कोई ऐसा थोड़ी करेगा। लेकिन एक्चुअल थ्योरी में तो वैसा ही होता है ना, कि किसको कब देखना है और किसको कब नहीं देखना, वो चीज जानना जरूरी है। मतलब ये कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा, उसको देखना जरूरी है। तो इसलिए कंडीशंस आपको जानना जरूरी है कि सभी का कंडीशंस क्या होगा। कंडीशन कि कब इसको यूज करेंगे, तो जब एक बॉन्ड के बीच दो अलग अलग एटम है, मतलब टू डिफरेंट एटम बॉन्डेड टू सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड से दो अलग अलग अगर एटम है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। रेजोनेंस कब काम करेगा? जब पाई इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेट। कंजुगेट कहने का मतलब है या तो डबल सिंगल डबल होना चाहिए, या तो डबल सिंगल प्लस होना चाहिए, या तो फिर डबल सिंगल लॉन पेयर
नेगेटिव होना चाहिए, या तो डबल सिंगल रेडिकल होना चाहिए, या तो फिर डबल सिंगल किसी एलिमेंट के ऊपर लॉन पेयर होना चाहिए, या तो फिर प्लस सिंगल लॉन पेयर नेगेटिव होना चाहिए, या तो प्लस सिंगल किसी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस तरह के केस में जो है आपका रेजोनेंस जो है वो होगा। इसका मतलब समझिए, इसको आसानी से कैसे देखेंगे। इसको आसानी से देखने का तरीका क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर खड़े हो जाना है आपको। देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर देखेंगे तो केवल दोनों तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी बस सब सही चलेगा। देखिए, दोनों तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ सिंगल नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव, सिग्मा बॉन्ड के दोनों तरफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ सिंगल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके बगल में क्या है, डबल है, डबल है। इसके बगल में क्या है, प्लस है, डबल है। इसके बगल में क्या है, लोन पेयर है, डबल है। नेगेटिव है, डबल है। इलेक्ट्रॉन है, डबल है। रेडिकल है, डबल है। नेगेटिव है, प्लस है। इलेक्ट्रॉन है, प्लस है। कब कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, ऐसा CH3, ऐसा। तो इस सिंगल पे इधर तो डबल है लेकिन उधर कुछ भी नहीं मिला, ना ही प्लस मिला, ना ही माइनस इलेक्ट्रॉन मिला, ना ही रेडिकल मिला, ना ही डबल मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो उस केस में आपका ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के केस में, इस 6 केसेस में, 1 2 3 7 केसेस में आपका अगर ऐसा हुआ तो वहां पर रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन में क्या है, हाइपर कंजुगेशन में क्या है कि CH के जस्ट बगल में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो CH के जस्ट बगल में आपका C रेडिकल होना चाहिए, या तो फिर CH के डबल बगल में आपका C प्लस होना चाहिए, या तो C हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन 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 के केस में C नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि देखो, पॉजिटिव हटने वाला है तो पॉजिटिव टाइप का चीज होना चाहिए, जैसे H प्लस है तो रेडिकल या तो प्लस होना चाहिए, लेकिन जब नेगेटिव है तब नेगेटिव वाला होना चाहिए। तो इस केस में जो है हाइपर कंजुगेशन आपका होगा। आपको बशर्ते ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन है वो sp2 का नहीं होना चाहिए और ब्रिजिंग का नहीं होना चाहिए, ब्रिजिंग ब्रिज हेड का नहीं होना चाहिए। ब्रिज हेड कहने का मतलब समझिए कि ये नहीं होना चाहिए। sp2 कार्बन का हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जो बगल वाला हाइड्रोजन ले रहे वो sp2 का नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपका ब्रिज हेड का हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब समझिए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लिए ऐसा, अब इसमें हम पूछें क्या हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है वो ब्रिज हेड है, दो रिंग के बीच वाला जो हेड है उसके उसके ऊपर वाला हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को हम इसके लिए यूज नहीं करते, इसलिए ये हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है और आपसे हम पूछेंगे क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में CH तो है लेकिन वो sp2 के ऊपर है, sp2 वाला हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, बहुत बार गलतियां होता है, आगे टॉटोमेरिज्म में भी बताएंगे ये सारा केस। देखिए, तो सबसे पहले इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाने वाला होता है वो 3 इफेक्ट होता है, मतलब 4 इफेक्ट होता है लेकिन यहाँ पे हम 3 देख रहे हैं क्योंकि एक साथ है, एक जैसा है। इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेटिव। रेजोन, ये तीनों को पहचानना कब किस समय यूज होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इस इफेक्ट को समझाने में हम टाइम देंगे, उसके बाद बहुत फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब आपको दिखेगा कि दो कंपाउंड में अलग अलग एटम है ना, अलग अलग। जैसे Cl2 में क्या इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, कुछ नहीं है इंडक्टिव, लेकिन CCl में इंडक्टिव इफेक्ट है। जैसे ही कंपाउंड में अगर एक सिग्मा बॉन्ड के दोनों तरफ अगर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम दिखेंगे, मतलब वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। रेजोनेंस कब करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो। कंजुगेशन मतलब होता है कि दो लगातार सिंगल नहीं आना चाहिए, दो लगातार न्यूट्रल सिंगल नहीं आना चाहिए, मतलब ये सब केस अगर होगा तो रेजोनेंस होगा। उसी तरह हाइपर कंजुगेशन तब होता है जब आपका डबल बॉन्ड के या तो रेडिकल के या तो प्लस के, देखिए डबल बॉन्ड के या तो रेडिकल के या तो प्लस के जस्ट अल्फा पोजीशन पे CH होना चाहिए।
CH और वही, और कौन कौन CH को नहीं लेते हैं, तो जब अगर sp2 कार्बन पे CH होगा तो उसको नहीं लेंगे, और ब्रिज हेड पे जब हाइड्रो CH होगा उसको भी नहीं लेंगे। तो ये हुआ कंडीशन कि कब ये सारे इफेक्ट जो है काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉन का देना लेना काम है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा ये तीनों इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो इसी तरह से या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा। तो अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस अगर इंडक्टिव के चलते दे रहा है प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, और अगर ले रहा है तो माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। उसी तरह से रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस एम बोलेंगे, और ले रहा है तो माइनस एम बोलेंगे। उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन में जो है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन के चलते दे रहा है तो प्लस एच, अगर ले रहा है तो माइनस एच। तो इस तरह से जो इफेक्ट होता है वो दो दो तरह से होता है सभी को। इंडक्टिव भी दो तरह से, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। रेजोनेंस में आपका क्या है, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम, ठीक है, या तो प्लस आर, या तो प्लस आर माइनस आर। और उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन में या तो प्लस एच या तो माइनस एच इफेक्ट होता है। अब ये काम कैसे कैसे करता है समझेंगे ध्यान से। देखिए, जैसे मान लीजिए इंडक्टिव, अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग। इंडक्टिव जो बेसिक बताना था उसको बता चुके, इंडक्टिव एक एक करके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए RCl है ना, तो ये इसमें RCl में दो, इस एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखेंगे, जिस बॉन्ड के थ्रू देखेंगे आप दोनों तरफ देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक। सॉरी गलती लिख दी यहाँ पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जिससे जो ज्यादा चालाक होगा वो पैसा को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से इधर ट्रांसफर हुआ, इसलिए क्या होगा, इसमें पार्शियल माइनस, इससे पार्शियल प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट से चार्ज डेवलप हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पार्शियल माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पार्शियल प्लस। इस तरह से किसी भी बॉन्ड की तरफ दे सकते हैं। जैसे मान लो OH, यहाँ पे CH3 है। अब हम जिस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे उसी बॉन्ड पे मायने रखता है। जैसे इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो इस बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर हो जाएगा प्लस। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट में एक पर्टिकुलर बॉन्ड के पास आपको देखना है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लेफ्ट राइट में देखो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किधर है। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे Cl है, ऐसा है मान लो। और इस बॉन्ड की तरफ जानना है कि पानी इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। तो यहाँ तो नहीं पता चल रहा, लेकिन इसको आगे जाके देखेंगे। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये खींचेगा। जब ये खींचेगा इसका मतलब इधर वाला भी खींचाएगा इधर। जैसे मान लीजिए वाटर का लेयर ऐसा है, और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि पानी किधर जा रहा है। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वाटर पता नहीं चल रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब वाटर का लेयर लगभग बराबर हो तो वहां पता नहीं चलता है कि वाटर इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। उस चीज को जानने के लिए जब आगे जाओगे तो आगे इस तरह ढाल है अगर मान लो, तो यहाँ एविडेंटली दिखेगा कि वाटर जो है आपका इधर जा रहा है। तो आप इसी तरह से गैस करोगे, इसका मतलब क्या है, वाटर जो है इधर से इधर जा रहा है, मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन वाटर जा इधर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ से अगर नहीं दिखेगा तो लेफ्ट साइड में आप भी जाते जाना है, देखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। मतलब ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो एक लंबा दूरी तक नहीं खींच पाएगा। जैसे मान लो Cl इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो ये बहुत लंबा नहीं खींचेगा। तो ये होता क्या है, सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक। एक तो ये बात रह गई। दूसरा, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है, जैसे मान लो H और Cl में अगर ये मान लो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा तो ये सदा के लिए होगा ना, सब HCl के लिए होगा। जो DU में है, जो रांची यूनिवर्सिटी में अलग अलग HCl रखा हुआ है, सभी HCl में ऐसा इफेक्ट हो रहा है। 2020 में हो रहा है, 2050 में भी ऐसा ही इफेक्ट होगा, 2020 में भी ऐसा ही हो रहा होगा। मतलब ये परमानेंट इफेक्ट है, HCl के ऊपर हो गया तो HCl जितना भी कंपाउंड रखा हुआ है सभी HCl में सेम चीज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
सारा बताएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बताएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, परमानेंट इफेक्ट है पहला। दूसरा जो है, तीसरा जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे मान लो कि अगर ये जो Cl है यहाँ पे है, ये 4 कार्बन, फोर्थ कार्बन जो है वर्क करता है। जैसे मान लो ये Cl अगर विड्रॉ कर रहा है तो ये 4 ही कार्बन तक, एक एक दो तीन, एक दो तीन चार, यहीं तक खींच पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो एक लंबा लाइन में बहुत लोगों को खड़े कर दो और तुम उसको एक को खींचो तो सब थोड़ी ना यहाँ से दिल्ली तक हिल जाएंगे, कुछ ही दूर तक आपका ताकत होगा ना हिलाने का। तो इसका भी जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, 4 कार्बन तक ही मैक्सिमम ये काम कर पाता है, क्योंकि सब जगह कार्बन कार्बन है। फिर चौथा, ये एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लो किसी है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो तीन तरफ से आएगा, तीनों ऐड होकर के यहाँ आएगा। जैसे कैसे होता है, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, तीनों मिलेगा, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा ये तीनों का ऐड होकर के निकलेगा। तो उसी तरह से इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब यहाँ ऐड हो जाएगा। एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक ऐसा है, R है, CH2 है, CH2 है और यहाँ से Cl है, तो यहाँ पे भी ऐड होगा, लेकिन उतना ज्यादा ऐड नहीं होगा जितना ज्यादा इस तरह, जितना नजदीक। तो डिस्टेंस डिपेंड, जितना नजदीक से मिलेगा, जितना अलग अलग डायरेक्शन से मिलेगा उतना ज्यादा ऐड होगा। तो जितना भी ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो एडिटिव होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, परमानेंट होता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लो CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें क्या करेंगे, मोर, ये क्या है sp है, ये sp3, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेगा। मान लो CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, और हमको इसके इसके बीच देखना है, कार्बन कार्बन है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो है आपका इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी कंपाउंड में, आप कहीं पे भी देख सकते हो। अब जितना भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अब जैसे इस कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव। अगर मान लो बेंजीन है, बहुत सारा कंपाउंड है ऐसे, OH, ये कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके कारण से क्या होगा, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए, ध्यान से इधर। अब इसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो ग्रुप होगा इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट है, और ये बेंजीन को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह से ये माइनस आई इफेक्ट और ये बेंजीन ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट। उस तरह से किसी में भी, जैसे मान लो बेंजीन है और यहाँ पे CH3 है, अब देखो एक ये क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन, ये कार्बन कार्बन, और ये sp2 हाइब्रिडेशन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये देने वाला होगा, मतलब ये देने वाला है इंडक्टिव से, तो प्लस आई इफेक्ट, इसके पास क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा माइनस आई है, कौन सा प्लस आई है। जैसे मान लो CH2 प्लस, अगर मान लो प्लस है तो C प्लस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये भी sp2 हो गया और ये कार्बन भी sp2 हो गया। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, प्लस वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट, ये क्या कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन जिधर से जा रहा है वो प्लस आई, और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। किसी भी कंपाउंड में आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये है N डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस। आप देखिए, अब इसमें इस बॉन्ड के थ्रू देख रहे हैं, ये है N और ये है C, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अब पूरा देखिए N है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई। अब ये तो समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और कौन माइनस आई होगा, प्लस आई, आपको समझ में आ गया। बहुत सारा कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे NH2, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई। तो इसी तरह से हम लोग रेजोनेंस को देखेंगे और वहां पे देखेंगे किसके पास जो है, ठीक है। फिर देखेंगे कि कंपाउंड के ऊपर कहाँ पे आपका प्लस आर माइनस आर है। पहले हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए दूसरा चीज आता है रेजोनेंस इफेक्ट।
पहले देख चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कब कब काम करता है। तो देखिए ध्यान से इसमें समझिए क्या क्या है। ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है, ये भी एक आपका परमानेंट इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था। इसमें आप समझिए ध्यान से, जहां पे भी लॉन पेयर रहेगा ना उससे दूर जाएगा, है ना, जहां से लॉन पेयर रहेगा उससे दूर जाएगा, और जहां प्लस रहेगा उसके तरफ आएगा। अब मान लो डबल डबल है, तो मतलब मान लो ए सी डबल बॉन्ड ओ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खुलेगा, इतना आपको याद रखना है। लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, प्लस की तरफ आएगा, और डबल बॉन्ड के केस में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खुलेगा। बस इतना ही समझना है। देखिए जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे एक साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस वाला लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं, जितना यूज होने वाला रहेगा सब ले ले रहे हैं। अब देखिए इसमें मेरा टारगेट ये है कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके और बेंजीन के बीच देखना है, ठीक है। एक कोई पूछ रहे हैं सर ओवरऑल कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, चलो इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे बता देते हैं। रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों यहीं पे बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई जहां देने वाला होगा वहां लेने वाला होगा, है ना, जहां देने वाला होगा वहां लेने वाला होगा। इंडक्टिव के थ्रू एक ही कंपाउंड का दो पार्ट होगा, एक कंपाउंड का दो पार्ट होगा, एक देने वाला एक लेने वाला, है ना, एक देने वाला लेने वाला। अगर इंडक्टिव के थ्रू देने लेने वाला कहलाएगा तो प्लस आई माइनस आई कहलाएगा। अगर रेजोनेंस के थ्रू देने लेने वाला होगा तो प्लस आई प्लस आर माइनस आर होगा। तो इस तरह से देने लेने वाला के टर्म में हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, हम पहले रेजोनेंस देखते हैं सब में, हम देखना चाह रहे हैं कि इसके बीच तो समझिए, हम देखना चाह रहे हैं ग्रुप के बीच और बेंजीन के बीच, ग्रुप के बीच और बेंजीन के बीच, ग्रुप के बीच और बेंजीन के बीच, ग्रुप के बीच बेंजीन के बीच, ये ग्रुप के बीच और बेंजीन के बीच। गलतियां कहाँ होता है उस चीज को ध्यान समझिए। हम इस ग्रुप और बेंजीन जिसके बीच देखना है ना, उस बॉन्ड को बहुत ध्यान से देखना है। हम बार बार बोल रहे हैं ये इफेक्ट से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्गेनिक इफेक्ट को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत फास्ट जाएंगे जब हम मेन पार्ट पे जाएंगे। देखिए तो हमें सबसे पहले जानना है कि इसके और इसके बीच रेजोनेंस है भी या नहीं है। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, लॉन पेयर सिंगल डबल तो रेजोनेंस है, लॉन पेयर सिंगल डबल 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 रेजोनेंस है, डबल 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 सिंगल डबल रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है। मतलब जिसके बीच अगर आप देख रहे हो उसके बीच रेजोनेंस है या नहीं उसको चेक करेंगे पहले, है ना। ओवरऑल देख रहे हैं सारे कंपाउंड में जो रेजोनेंस है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये कंपाउंड, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है इस ग्रुप के बीच, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच रेजोनेंस है ही नहीं। जब रेजोनेंस है ही नहीं तो इसमें नहीं देखेंगे,
इसमें कोई भी रेजोनेंस का इफेक्ट इसके बीच नहीं होगा। सबसे पहले जिसके बीच देखना है उसमें देखेंगे वो इफेक्ट है या नहीं। पहले रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस सभी में। अब देखिए कौन देगा, आपको बस इतना पता करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या बोले थे कि लॉन पेयर से दूर जाएगा रेजोनेंस करते समय। अब पूरा रेजोनेंस करके यहाँ नहीं दिखाएंगे, या तो प्लस की तरफ आएगा या तो डबल बॉन्ड होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खुलेगा। देखो ये लॉन पेयर से दूर जाएगा मतलब इधर से इधर जाएगा, तो रेजोनेंस के कारण ये OH से दूर जा रहा है, मतलब ये देने वाला है, तो इसके पास प्लस आर इफेक्ट, और इस बेंजीन के पास क्या हो गया माइनस आर इफेक्ट। उसी तरह से लॉन पेयर दूर जाएगा मतलब इस NH2 के पास माइनस आर इफेक्ट, इसके पास क्या है प्लस आर इफेक्ट, सॉरी प्लस आर इफेक्ट इसके पास, और इसके पास क्या आएगा माइनस आर इफेक्ट। इसमें भी लॉन पेयर है दूर जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा इसके पास माइनस सॉरी प्लस आर इफेक्ट, और इसके पास क्या माइनस। बेंजीन में सभी में, बेंजीन में नहीं केवल ग्रुप में लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी लॉन पेयर है दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट। इसमें भी देखो सामने लॉन पेयर है जिसमें भी क्या हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट। इसमें भी देखो लॉन पेयर दूर जा रहा है, डायरेक्ट देखो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ आइटम पे देखो दूर जाएगा तो प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर तो नहीं कर दे रहे, हाँ सही है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे डबल सिंगल डबल आ गया, जब डबल बॉन्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन किधर खुलता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, O की तरफ खुलेगा, मतलब ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा। ये भी ऊपर जा रहा है मतलब ये लेने वाला कहलाएगा, इसके पास बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट है। इसमें भी देखो ऊपर जा रहा है इसलिए क्या मतलब माइनस आर इफेक्ट, इसमें भी ऊपर जाएगा मतलब माइनस आर इफेक्ट। इसमें देखो डबल एन डबल बॉन्ड O है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है O है, तो इधर खुलेगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा प्लस की तरफ, ऊपर जा रहा है मतलब माइनस आर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा नीचे की तरफ, तो इसमें प्लस आर इफेक्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया। ये इसके बीच देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा वो ऊपर जाएगा, तो इसके बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। आपको इस लोन पेयर को नहीं देखना है जाकर के, इस लोन पेयर को नहीं, डायरेक्ट जिससे जुड़ा हुआ उस एटम को देखो, डायरेक्ट जिस जुड़ा हुआ उसको देखो। ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस इसके साथ है, इसके साथ नहीं, क्यों डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर थोड़ी ना होता है। डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस इधर जाएगा इधर नहीं जाएगा, इसलिए हमको इधर नहीं देखना है। बहुत बार गलतियां होता है इधर देखते इधर नहीं देखना हमको, इस बेंजीन के साथ इस ग्रुप में देखना है, तो बेंजीन के इस ग्रुप के किधर जाएगा रेजोनेंस इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर खुलेगा। तो इस तरीका से कंपाउंड में हम लोग पहले रेजोनेंस है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं, और है तो कौन सा इफेक्ट है वो चेक कर लेते हैं। आप लोग बस मैसेज करके रिप्लाई करेंगे आपको ये प्लस आर माइनस आर देखना समझ में आया यस या नो, उसके बाद इसी में हम लोग इंडक्टिव की बात करेंगे। चलिए सभी को, आपको रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर जो है देखना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे इंडक्टिव के ऊपर। देखिए हमको इसके बीच देखना है ना, इसके बीच हमको डिफरेंट एटम दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा मतलब इंडक्टिव में क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये ऊपर सी और ओ में कौन खींचेगा, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस आई होगा, मतलब इसके पास माइनस आई इफेक्ट है। सी और एन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट है, सी और ओ में माइनस आई इफेक्ट, लेकिन वो माइनस के चलते इलेक्ट्रॉन देता है, इसके बारे में स्पेशल अलग केस बताएंगे। देखिए सी और एन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है एन है, तो इसके पास भी माइनस आई इफेक्ट। सी और ओ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट। सी और एन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है एन है, तो माइनस आई इफेक्ट। सी और सी सेम होगी, सी और सी तो उसके आगे बढ़ेंगे, सी और सी से पता नहीं चला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो sp2 ये भी है sp2 ये भी है, तो इधर ओ है इधर सी है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब ऊपर ही की तरफ जाएगा, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट। सी और सी में पता नहीं चला आगे बढ़ेंगे तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। कार्बन और कार्बन, ये कार्बन प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ये कार्बन माइनस है इसलिए आपका हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि कार्बन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन sp इधर देगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट, अरे कार्बन और कार्बन है ये sp2 है sp3 है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा प्लस आई इफेक्ट। तो इस तरीका से आपका किसी भी कंपाउंड में माइनस आई प्लस आर माइनस आर है या नहीं है, उस ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में भी वही है कि अगर सी एच होगा
देखिए काम चल जाए उतना कम से कम पता होना चाहिए। जैसे ना सी है, डबल बॉन्ड सी है, या तो सी प्लस है या तो सी रेडिकल है। सब में क्या होता है, अरे इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, देखो सी एच है, सी एच प्लस बनेगा, एच इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रुप है इसके पास प्लस क्या होगा, एल्काइल ग्रुप के पास प्लस आर इफेक्ट होगा, सॉरी प्लस एच इफेक्ट होगा। मतलब जो भी एल्काइल जहां से हाइड्रोजन जा रहा है उसके पास क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट। लेकिन वही अगर मान लो ऐसा है सी आई 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 और यहाँ पे सी माइनस, तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ये आपका हेलोजन CX3 के पास जो है वो माइनस एच इफेक्ट होता है, माइनस एच इफेक्ट होता है। बस आपको इतना ही जानना है। अगर अल्फा पोजीशन पे CH है, अगर अल्फा पोजीशन पे CH है तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन को देगा प्लस एच इफेक्ट। और आपका बगल में अगर CI है, हाइड्रोजन है, तो आपका माइनस एच इफेक्ट होगा। ठीक है, इतना ही आपको समझना है। इसी के बेसिस से, इसी के बेसिस से जो है आपका कितना क्वेश्चंस बनेंगे आप समझिए। आपका एसिडिटी अभी तुरंत बनने वाले, आपका स्टेबिलिटी तुरंत बनने वाले, आपका बेसिसिटी तुरंत बनने वाले, आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनने वाले, ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स, ये चार चीज जो है अभी बहुत आसानी से बनने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है बहुत आसानी से बनने वाले हैं। अगर आपको इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है, देखिए दोनों में अंतर है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ये दोनों अलग अलग चीज है, बताएंगे अभी हम। फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सारे चीज जो है बहुत आसानी से कंप्लीट होने वाले हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि आपका जो इफेक्ट है, इफेक्ट कहने का मतलब कंपाउंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाना, शिफ्ट हो जाना, डिस अनसिमेट्रिकल हो जाना, ये कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल होता है वो किसके वजह से होता है, या तो इंडक्टिव की वजह से होगा, या तो रेजोनेंस की वजह से होगा, या तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से होगा। इसी के अकॉर्डिंगली उसका नेमिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का होने का कंडीशन क्या है कि वहां पे दो अलग अलग एटम उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेट होना चाहिए, जो कि ऊपर बताए हैं कि कौन कौन सा कंडीशन में कंजुगेट कहलाता है। हाइपर कंजुगेशन का ये कहना है कि जो पाई बॉन्ड या प्लस या रेडिकल के बगल में अल्फा पोजीशन पे CH होना चाहिए, जो कि sp2 पे नहीं होना चाहिए, और ब्रिज हेड पे आपका CH नहीं होना, मतलब नहीं लेंगे। CH किसका नहीं लेंगे, तो sp2 के ऊपर वाला CH और ब्रिज हेड वाला कार्बन के ऊपर CH नहीं लेंगे। ये तीनों के कारण इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव के कारण जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, रेजोनेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का। और आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों होता है, सिग्मा और पाई दोनों होता है ना, सिग्मा पाई दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग देख लिए कि इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई कैसे देखते हैं, रेजोनेंस में भी प्लस आर माइनस आर कैसे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी प्लस एच माइनस एच कैसे देखते हैं। ये सारे चीज को यूज करते हुए जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग बनाने वाले हैं अभी, ये सारे जब क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे तो जाकर के ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी आपको हो सकता है धुंधला धुंधला याद होगा, लेकिन जब इसी सारे टर्म्स को इलेक्ट्रॉन देने लेने के टर्म में जब सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको बहुत आसान होगा और बहुत क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएगा। मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ कि रिविजन का मतलब होता है कि आपको याद करवाना है। तो मेरा टारगेट है कि इस चीज को इतना बार बोलेंगे पूरा लाइव ड्यूरेशन में कि लगभग चीजें आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक है, तो आपको बस इतना चीज जानना है। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए अभी ये चार की बात, इसका बात करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेबिलिटी, एक एक करके बात करते हैं।
फिर क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे देखिए पहला जो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहने का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सेम कंपाउंड, कंपाउंड सेम है। अब हम रेजोनेंस का डिफिनेशन ये सब नहीं बता रहे कि रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब जैसे मान मैं हूँ ऐसा, तो मेरा अलग अलग फॉर्म को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब मैं जैसे मैं ऐसे हूँ, फिर ऐसे हूँ, फिर ऐसे हूँ, फिर मैं सोया हूँ, मतलब मेरा अलग अलग जो फॉर्म है वही कहलाएगा मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब कंपाउंड एक ही मैं हूँ, लेकिन मेरा अलग अलग फॉर्म है जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो सारे अलग अलग फॉर्म में मेरा जो स्टेबिलिटी होगा अलग अलग होगा। जैसे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे कुछ कम स्टेबिलिटी, मैं सो जाऊँ तो ज़्यादा स्टेबल रहूँगा, मैं अगर ऐसे करूँ तो अनस्टेबल रहूँगा, 5 मिनट में मैं थक जाऊँगा, 5 मिनट के 2 मिनट में थक जाएंगे। अगर मैं ऐसे करके रहूँ तो और जल्दी थक जाएंगे। मतलब मेरा अलग अलग जो फॉर्म है उसका स्टेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होता है वो होता है स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड्स होगा, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड्स होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए दो केस में पाई बॉन्ड सेम हो तो क्या होगा, तब इसी के बाद देखेंगे नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब जैसे मान लो पाई बॉन्ड पहले देखेंगे, अगर पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड अगर सेम है तो उस केस में देखेंगे कि अगर नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये भी सेम है तो आपको देखना है कि लाइक चार्जेस जो है, अनलाइक लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस आर फार अपार्ट, फार अपार्ट मतलब जितना दूर रहेगा लाइक चार्जेस उतना ज़्यादा जो है आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये 3 केस में जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए देखिए क्वेश्चन है CH2, ऐसा, जैसे मान लीजिए ऐसा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है प्लस, ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है ऐसा, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है, तो देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे, तो पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है तो इसमें ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर सेकेंड वाला देखोगे तो आपको गलती हो जाएगा। इसका मतलब योर पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप देखोगे यार पॉजिटिव तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें है तो मतलब ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले आपको पाई बॉन्ड देखना है। क्योंकि जितना बॉन्ड बनेगा, जितना बॉन्ड बनेगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा, इसी को देखेंगे, इससे देखेंगे तब जब ये सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है, ये हो गया पहला। फिर दूसरा हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH O माइनस और यहाँ पे प्लस। एंड तीसरा है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH O पे प्लस। एंड फोर्थ जो है वो है आपका CH2 माइनस CH प्लस और CH प्लस और O माइनस, ऐसा। तो ये चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। कंपाउंड एक ही है, देखिए कंपाउंड सेम है, केवल अलग अलग रूप है इसका। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड किसमें, इसमें पाई बॉन्ड कितना है, इसमें पाई बॉन्ड 1 और 1 2 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 0 है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया पहला। फिर क्या हो गया, अब इसमें दोनों में 1 1 पाई बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड सेम है तो दूसरा देखेंगे नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नेगेटिव O के ऊपर है और नेगेटिव C के ऊपर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 2, फिर 3 और फिर आपका 4। तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से भी बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस बनाते समय आपको ये याद रहे। अगर कंपाउंड सेम है और जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, या तो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि ज्यादातर ये यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जितना लाइक चार्जेस हो जितना दूर होना चाहिए, सेम चार्जेस दूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस है
तो ये प्लस प्लस सामने है तो बहुत अनस्टेबल है, प्लस प्लस दूर होना चाहिए, प्लस प्लस जो है वो दूर होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इस अनुसार से ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो हो गया कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन बहुत सारा करवाने रहेंगे, बस केवल समझा रहे हैं एसिडिटी क्या है, ठीक है। देखिए स्टेबिलिटी, दूसरा स्टेबिलिटी देखिए, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। अब देखिए इसके केस में क्या है, कंपाउंड या तो प्लस होगा या तो नेगेटिव होगा, और कोई भी कंपाउंड जो है न्यूट्रल होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, तो प्लस को जितना इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा उतना डी स्टेबलाइज करेगा। याद रखिएगा इसको, ये याद रखने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है। कोई भी चीज जो है न्यूट्रल रह के ज्यादा स्टेबल रहता है, ना ही कर्ज लिए हैं ना ही कर्ज दिए हैं तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और अगर मान लो किसी को बहुत कर्ज दे दिए तो भी दुख रहेंगे, यार कब देगा कब वापस करेगा, मेंटली टॉर्चर, मेंटली टेंशन। अगर किसी का कर्ज ले लेंगे तो भी ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे। हम स्टेबल कब होते हैं, ना ही किसी का दिए है ना ही किसी का लिए, मस्त जिंदगी है मेरा, ठीक है। तो इसलिए आपको कोशिश देखना है कि न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस को स्टेबलाइज करेगा और खींचने वाला जो है डिस्टेबलाइज करेगा। उसी तरह से नेगेटिव में देखो, नेगेटिव को क्या करेगा, थोड़ा सा साइड में गिर देते हैं, नेगेटिव को क्या करेगा, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है डीस्टेबलाइज करेगा, और खींचने वाला ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। नेगेटिव को जितना इलेक्ट्रॉन खींच देगा उतना क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो उतना क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो और नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब मान लो किसी के ऊपर कर्ज है और कर्ज हो गया तो और परेशान होगा। अगर कर्ज खत्म हो गया, कर्ज खत्म कब होगा, जब खींचने वाला ग्रुप रहेगा, तो आपको ये स्टेबलाइज होगा। ये दो कंसेप्ट आप याद रख लीजिएगा, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो है वो आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, बाकी बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे सारा। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, CH2 है प्लस है और ये CH3 है। दूसरा एग्जांपल क्या है, C प्लस है और यहाँ पे CH3 है, ऐसा है। तो इस केस में क्या होगा, अब इसमें क्या है, इसको देखना है, इसमें देखो कि देने साइड में आपस में देने वाला है कि लेने वाला है, तो देने वाला है। तो प्लस को देने वाला क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, 3 देने वाला, इसमें कितना देने वाला, 1 देने वाला, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से देखेंगे, अब इसमें देखेंगे माइनस है, इसको सामने वाला देखो देने वाला है, अब माइनस को देने वाला क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है, मतलब जितना ज्यादा देने वाला होगा उतना कम स्टेबल होगा, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको माइंड में फिट रखना है। ये जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबल जाता है। जैसे देखो जो ऊपर बताया